ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,911 कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 189 करोड़ 46 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड के साथ जुड़ चुके हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत नमस्ते और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर अनुपम से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। और डॉक्टर अनुपम, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोविड की वर्तमान स्थिति पर। अगर हम देखें तो लगभग 3,000 केसेस जो हैं वो आए हुए हैं, तो अभी आप किस तरीके से देखते हैं? आंकड़ों के हिसाब से जो केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, इसको मेरे ख्याल से अगर सिद्धार्थ जी हम देखें पिछले कई दिनों से जो बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही धीमे वेग पे बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो ये आंकड़े जो दर्शा रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ना गंभीर केसेस हैं और ना ही इनमें किसी को भी भर्ती की जरूरत पड़ रही है जी। तो ये अगर आप माने तो एक तरह से अच्छा है कि वायरस जो है एक तरीके से अभी क्षीण है और बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं पैदा कर रहा है, गंभीरता नहीं हो रही है, सीवियरिटी ज्यादा नहीं है और संक्रमण फैलने के बावजूद भी परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि संक्रमण फैल रहा है, वो अपने में अच्छी बात नहीं है। तो हमें अपना मास्क लगा के रखना चाहिए, निरंतर हाथ धोएं और 2 गज की दूरी बना करके रखें, ये जरूरी है। जी बिल्कुल, और इस पर हम बात करेंगे। और आज विश्व अस्थमा दिवस है, यानी वर्ल्ड अस्थमा डे, और ये दिन लोगों को अस्थमा रोग के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। WHO के अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में 23 करोड़ 50 लाख अस्थमा के मरीज हैं, और इस बार की जो थीम है वो है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। डॉक्टर अनुपम, आज इस मौके पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अस्थमा क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम देखें तो कोविड उन लोगों के लिए भी ज्यादा प्रॉब्लम बन गया जो अस्थमा के शिकार थे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आज विश्व अस्थमा दिवस है। अस्थमा को आमतौर पे हम लोग दमा कहते हैं और ये एक बहुत जरूरी चीज है। इसमें कई भ्रम भी हैं, भ्रांतियां भी हैं। एक चीज समझने की, जैसे कोविड की हम बात कर रहे हैं, तो कोविड एक संक्रमण है, एक इन्फेक्शन है जो एक जीवाणु से होता है। लेकिन दमा जो है ये संक्रमण नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होता है। ये एलर्जी होती है एक तरीके की, जो कि हमारे जो फेफड़े हैं, नॉर्मल भी जब आप बहुत कभी धूल मिट्टी में चले जाएंगे तो कई बार आपको छींक आ जाती है या कई छींकें आ जाती हैं, और जिन लोगों को ये सेंसिटिविटी ज्यादा होती है उनको हम दमा कहते हैं, जिनमें की जो अंदर के नलियां हैं वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से कभी साए साए की आवाज आती है। तो आमतौर पर लक्षण फेफड़े के वही होते हैं जो दमे जो कोविड में हो रहे हैं, क्योंकि फेफड़े से बीमारी है। तो खांसी भी आ सकती है, सांस भी फूलना हो सकता है, लेकिन बुखार कभी कभार हो सकता है, तो यही कोविड में भी होता है। लेकिन दमे के मरीजों में एक तो संक्रमण नहीं होता है ये, और ये किसी एलर्जिन से होता है, वातावरण में किसी चीज के एक्सपोजर से होता है। तो किसी को धूल से हो सकती है, कई बार फूल पत्ती जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनसे हो जाती है, परफ्यूम से हो सकती है, सेंट वगैरह जो यूज करते हैं, किसी तेल से हो सकती है पर्टिकुलर।
तो उन सब चीजों से ये कभी कभार अटैक जो है अस्थमा का या दमा का अटैक जो है ये एकदम से आ जाता है। डॉक्टर अनुपम, क्या बदलते मौसम में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है? ये अलग अलग तरीके से ये बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं हमारे वातावरण में, तो किसी को बदलते मौसम से दिक्कत हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी फूल पत्ती जब हो जाती है ज्यादा, जैसे आजकल बहार थी अभी थोड़े दिन पहले, या पतझड़ है, तो उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बाहर में उससे दिक्कत हो सकती है, फूलों के जो रसाव होता है उससे। और ऐसे ही पतझड़ में कई लोगों को इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि पत्ते गिर रहे होते हैं और उससे जो धूल मिट्टी भी होती है, तो उससे बहुत लोगों को सेंसिटिविटी होती है और ये मौसम अगले 4 हफ्ते निकालना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को। ऐसे ही धुएं से हर साल आप लोग देखते ही हैं दिवाली के आसपास लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मौसम भी बदल रहा होता है, धुआं भी हो जाता है, तो इन चीजों से दमे के मरीजों को या जिन लोगों को भी श्वसन तंत्र की क्रिया में कोई भी दिक्कत होती है उनको परेशानी ज्यादा हो जाती है। और अगर हम देखें तो कई बार हम ये कहते हैं कि एस्थमेटिक अटैक आया है, तो ये किस वजह से आता है और ऐसे में पेशेंट को क्या करना चाहिए, कैसे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, बहुत जरूरी है जानना कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। दमा जो है जब तक, अगर जैसे कोविड के लिए भी आपने कहा एक रिस्क फैक्टर है, दमे के मरीजों में ज्यादा रिस्क रहता है, तो अगर दमा किसी का नियंत्रित है, कंट्रोल में है, तो उसको कोविड से कोई खतरा नहीं रहता है। दमा जो है कई इसके चरण होते हैं और जो शुरुआत के चरण होते हैं उसमें दमा बिल्कुल नियंत्रण में रखने से आगे आने वाली जो जीवन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बशर्ते हम ध्यान रखें और दवा निरंतर लेते रहें। लेकिन इसमें यही होता है कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, डायग्नोस नहीं हो पाता है या फिर निग्लेक्ट कर देते हैं, दवा नहीं लेते हैं, तो उसमें जब ये बढ़ जाता है तब फिर आपको नियंत्रण, जब अनियंत्रित होता है तब ये दिक्कत ज्यादा रहती है। अगर ये बिल्कुल नियंत्रण में है तो कभी आपको जब एक्सपोजर होता है किसी भी एलर्जेन से, वातावरण में किसी भी चीज से, अगर आपको जिस चीज से एलर्जी है उससे एक्सपोजर होगा तभी आपको ये लक्षण होंगे दमा के, तभी आपको सांस फूलेगा या साए साए की आवाज आएगी, छाती में भारीपन लगेगा, तभी ये दिक्कतें होंगी। तो इसको एक्यूट अटैक हम लोग कहते हैं। तो इससे बचने के लिए, दमे के लिए तो यही है कि अगर आपको पता है किस चीज से आपको दिक्कत है तो वो आप उसको अवॉइड करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर फिर भी कई बार चीजें होती हैं कि आप वातावरण में कई चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो जब आपको दमा पता है कि आपको दमा है तो आपको कुछ दवाइयां बताई जाती हैं, इनहेलर या पंप जिसे कहते हैं वो बताए जाते हैं, वो आप लें समय के अनुसार, तो आपको जल्दी ही अटैक आपका ठीक हो जाएगा, नियंत्रण में हो जाएगा। जी। और डॉक्टर अनुपम, क्या अस्थमा के लिए कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हम ये कह सकते हैं या हम जान पाते हैं कि ये टेस्ट करा लें और ताकि हमें पता चल सके कि अस्थमा से पीड़ित हैं? देखिए, अगर अस्थमा है तो टेस्ट होते हैं इसके, लेकिन वो टेस्ट हम लोग इतना नहीं कराते हैं क्योंकि मरीज किस तरह से कैसे किन लक्षणों से हमारे पास आता है उससे कई बार हमें पता चल जाता है कि ये जो है दमा की ही दिक्कत है। फिर भी अगर हमें जरा सा डाउट है या मरीज को लग रहा है कि कोई और भी बीमारी हो सकती है तो एक्सरे करा लिया, खून की जांच करा ली, या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, एक फेफड़े की जांच होती है, सांस जिसमें लेना होता है, छोड़ना होता है तरीके से, तो उस विधि को करके पता चल जाता है कि ये दमे की दिक्कत है। उसमें दवा दे करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि वो ठीक हो जाता है नहीं, तो उससे कई बार पता चल जाता है कि ये है। कई बार उसके एक और स्टेज होती है कि हम एलर्जिन जो चीज से हो रहा है उसको भी पता करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है, टेस्ट काफी हैं, लेकिन आमतौर पे जो है कई लोगों को शुरुआती लक्षण ही होते हैं और वो दवा पे कंट्रोल हो जाते हैं। तो अगर वो दवा पे कंट्रोल हो जाते हैं तो वही एक अच्छा सा टेस्ट होता है। उसके बाद कई बार हमें हर एक केस में टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। और डॉक्टर अनुपम, जैसा कि आपने कहा कि एलर्जिन का हम पता लगाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी स्थिति ऐसी होती है कि आपको किस चीज से एलर्जी है ये पता लगाना, क्योंकि इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है कि हम ये कह सकते हैं एज अ स्पेशलिस्ट आपके लिए। ये बहुत ही लंबा
जो है विधि भी इसकी लंबी है और बहुत दिक्कत वाली चीज भी होती है, क्योंकि आपको कई बार पता नहीं चलता, और जब आपको पता भी चल जाता है तो मान लीजिए अगर आपको धूल से एलर्जी है तो धूल वातावरण में लाजमी है, हवा चलेगी धूल आ जाएगी, घर में सफाई होगी तो धूल आ जाएगी। हाँ, लेकिन पता चलने से आप उसका बचाव कर सकते हैं। तो ये है कि एक कमरे में झाड़ू बुहारी जा रही है तो आप बगल वाले कमरे में बैठ जाइए जा करके, तो उसको आपको जब पता चल जाता है इस चीज से आपको एलर्जी है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज है, एक और प्रोसीजर होता है डिसेंसिटाइजेशन करके, तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है लेकिन वो भी कई लोग करा सकते हैं, और अगर वो सफल हो जाता है तो फिर एलर्जी उससे खत्म हो जाती है। तो हर मरीज के लिए अलग अलग विधि है, और ये हर मरीज के लिए स्टैंडर्ड नहीं है कि हर मरीज को वो टेस्ट कराना ही है एस्मा डायग्नोसिस के लिए, या हर मरीज को जो है एलर्जी की टेस्टिंग करानी ही जरूरी है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने पीड़ित हैं, कितनी आपको दिक्कत है, और कितनी जो है आप बचाव कर सकते हैं उन चीजों से, उसके ऊपर निर्भर करता है। जी, और क्या ये बीमारी हेरिडिटिकल भी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाती है? देखिए, एलर्जी टेंडेंसी जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो सकती है, एस्मा की टेंडेंसी, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर माँ बाप में से किसी में बहुत ज्यादा किसी को एस्मा है तो अगली पीढ़ी में भी बहुत ज्यादा होगा। जरूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में हो ही, अगर हो तो सीवियर हो ये भी जरूरी नहीं है। और अगर माँ बाप को टेंडेंसी है एस्मा की या है एस्मा, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आप बच्चे को अच्छे से इलाज कराएं, क्योंकि अगर इसमें जो एस्मा की मेडिकेशन होती हैं कंट्रोल करने वाली, हम मेडिकेशन कहते हैं, कुछ रिलीवर मेडिकेशन कहते हैं, तो अगर वो कंट्रोल करने वाली मेडिकेशन आप लेते रहिए जितना आपको जरूरी है, जितना एडवाइस किया गया है, चाहे साल भर लेने के लिए कहा जाए, पूरे साल भी लेते रहें, तो उससे आपको एक्यूट अटैक्स फिर नहीं होते हैं, फिर आपको रिलीवर मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है। तो और उससे ये होता है कि आपके फेफड़े नॉर्मल आदमी की तरह रहते हैं। फिर अगर आप कंट्रोल वाली मेडिकेशन जो इनहेलर्स हैं वो आप रेगुलरली लेते रहते हैं, फिर आपकी जो लाइफ स्पैन है वो 60 साल पे भी आपके फेफड़े का फंक्शन वैसा ही रहेगा जैसा कि एक एस्मा जिसको नहीं है उस मरीज का फेफड़े का रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको नजरअंदाज ना करें, और अगर उसको एक्यूट अटैक्स बचाने के लिए आपको साल भर दवा लेनी भी पड़े तो वो आपके लंबे अरसे में आगे चल करके जीवन में आपको बहुत फायदा करेगी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, हम इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। और इस बीच गाजियाबाद से हमारे कॉलर सुभाष जी जुड़ गए हैं। सुभाष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी सुभाष जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते जी। सर मेरा सवाल ये है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज का असर जब आँख का आता है, क्या वो रोशनी जब कम हो जाती है डायबिटीज के कारण, क्या वो वापस आ सकती है दवा के थ्रू, या कोई इलाज है क्या इसका? जी डॉक्टर अनुपम, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जो डायबिटिक के लोग हैं वो इसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं आंखों को लेकर, तो क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है। डायबिटीज बिल्कुल नियंत्रण में रहनी चाहिए। जैसे हम एस्मा के लिए बात कर रहे हैं, दमे के लिए बात कर रहे हैं कि नियंत्रण में रहनी चाहिए। डायबिटीज का नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आंख एक उसमें से जो है ऑर्गन है जिसपे दिक्कत हो सकती है। तो आंख में जो ये कह रहे हैं कि आंख में नजर में कमी, तो डायबिटीज में आंख में नजर में कमी कई कारणवश हो सकती है। अगर वो पर्दे की वजह से है, जो रेटिना जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी हमें जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो ट्रीटमेंट करना होता है। लेजर फोटोकोगुलेशन है अवेलेबल, उसे दे करके उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। और कुछ जो सूजन की वजह से होती है नजर कम, तो वो तो बच जाती है। बाकी कुछ अगर वाकई में दिक्कत ज्यादा है तो फिर उसमें दिक्कत रह सकती है। दूसरी चीज है, इसको नजरअंदाज नहीं करें, आंख के विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं, क्योंकि कई बार शुगर के मरीजों में, डायबिटीज के मरीजों में मोतिया जल्दी बनता है, कैटरैक्ट जिसे हम कहते हैं, मोतिया जल्दी बनता है। तो मोतिया की वजह से भी जो है आपका जो है विजन जो है, दृष्टि आपकी है वो ठीक नहीं हो सकती है या धुंधली हो रही हो, तो वो तो बिल्कुल इलाज हो जाएगा 100%। वो आप कैटरैक्ट की सर्जरी करा के बिल्कुल आपकी सामान्य विजन हो जाती है।
ऐसे ही कई और बीमारियां होती हैं। काला मोतिया भी शुगर के मरीजों में ज्यादा हो सकता है, जिनका अनियंत्रित ज्यादा रहता है, तो उसके लिए भी दिखाना पड़ेगा। तो आंख में कई बीमारियां हैं जिनकी वजह से कई लक्षण हो सकते हैं, कई बीमारियां हो सकती है जिनकी वजह से धुंधलापन आपको विजन में आ सकता है, तो वो देखना जरूरी है। कई बार और बहुत सीरियस बीमारी होती है कि आंख में जैसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है या माइनर स्ट्रोक जिसे कहते हैं, या फिर नस बंद हो गई कोई, तो फिर वो विजन बिल्कुल जा भी सकती है, टेम्परेरी या परमानेंट वो जा भी सकती है। तो अगर जरा सा भी धुंधलापन है तो एक बार जरूर दिखाएं। कई बार एक थोड़े देर के लिए पर्दे की तरह आंख में के आगे चला गया अगर आपका दृष्टि और फिर वापस आ गई, तो वो आगे किसी स्ट्रोक का भी दर्शा सकता है कि आगे आने वाले समय में स्ट्रोक हो सकता है। तो ये जरूरी है कि दिखाएं, और ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चली जाती है, बच जाती है काफी विजन। तो अर्ली स्टेजेस पे इसका बिल्कुल ठीक इलाज कराने की जरूरत है। आंख के विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में कानपुर का, जहां से इमरान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। इमरान जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं। शुक्रिया, और सभी सुनने वालों को, आपको, डॉक्टर साहब को आज ईद उल फित्र की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, आपको भी बहुत बहुत ईद उल फित्र की मुबारकबाद। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारा अभी आप जो आंखों के बारे में बता रहे थे जी, तो दो सवाल हमारे हैं। जैसे किसी को मतलब कभी कभी होता है कि दिमागी बुखार होने से आंखों की रोशनी चली जाती है, तो क्या दोबारा उसकी रोशनी नहीं वापस आ सकती है? तो दूसरा ये है कि मतलब ये जो इस्तेमा बीमारी होती है जी, तो ये मतलब कभी बिल्कुल क्लियर ठीक हो जाती है लेकिन दोबारा फिर मतलब वो उभर आती है, तो ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दो सवाल इन्होंने पूछे हैं। एक तो दिमागी बुखार से क्या आंखें जो हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक हो सकती है कि नहीं, और दूसरा अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो काफी लंबे समय तक साथ रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या अस्थमा पूरी तरह से क्यूरेबल नहीं होता? जो इमरान जी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो, और सभी श्रोताओं को जिन्होंने ईद को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, इसमें जो आंख की दिक्कत है, मियादी बुखार है या मौसमी बुखार है, उसमें तो कई बीमारियों में ये एनकेफेलाइटिस सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें दिमागी बुखार में आंख की जो नस है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें फिर आंख की रोशनी का लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर जल्दी इलाज हो गया या डैमेज बहुत ज्यादा नहीं है तो रोशनी वापस भी आ जाती है। लेकिन कई बार जो है अगर रोशनी बिल्कुल चली गई है तो उसका पूरा सामान्य होना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी चीज जो इन्होंने कही कि एस्थमा जो है, तो एस्थमा जो है एक ना इसमें जो फेफड़े में दिक्कत होती है ये पूरी तरीके से वापस हो जाती है। जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि एक्यूट अटैक होता है, तो एक एक्यूट अटैक होता है, अगर उसको आप ट्रीट कर लीजिए तो उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वही ट्रिगर या वही एलर्जिन जब दोबारा से आता है वो ही इसको प्रेसिपिटेट करता है। तो जब दोबारा से हर साल अगर मौसम बदलने से है, ठंडी हवा से है, तो जब फिर से सर्दी आएगी तो उससे एलर्जी होगी, फिर अटैक हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैंने कहा, तो कुछ कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस होती हैं, तो आप उन एलर्जिन्स को अवॉइड कई बार करना संभव नहीं होता, या फिर वो एलर्जिन पता ही नहीं होता है, जैसे कि धूल है या वातावरण में फूल हैं, इन चीजों को आप रोक नहीं सकते हैं। तो कई बार आपको एक लो लेवल पे मेडिकेशन दवा जो है वो हम देते हैं कि हमेशा लेते रहिए, जिससे कि छोटा मोटा एक्सपोजर जो हो वो उसी से कंट्रोल हो जाए और आपको रिलीवर मेडिकेशन या एक्यूट अटैक नहीं हो। और फिर भी अगर कभी बहुत ज्यादा मात्रा में एलर्जिन का एक्सपोजर हो जाता है तो उस केस में फिर आपको रिलीवर मेडिकेशन दिया जाता है, जिसको ये कह रहे हैं कि हाँ अटैक हो जाता है, एक्यूट अटैक हो जाता है, तो सामान्यतः नॉर्मल है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि दमा का मरीज जो है, रोगी है, वो अपना जीवन बिल्कुल सामान्य जिए। तो उसके लिए हमारा पहला ये है कि एक तो साल भर उसकी सांस ना फूले, और दूसरा जो बीच बीच में एक्यूट अटैक हो रहे हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। तो ये दवा से बिल्कुल संभव है। पूरा जो कह रहे हैं कि इलाज संभव, तो ऐसा होता है कि कई बार लोगों को धीरे धीरे उम्र के साथ साथ जैसे बढ़ते हैं, जिन लोगों को बच्चों को दिक्कत हो जाती है, वो एज के साथ साथ इम्यून सिस्टम थोड़ा सा उनका डेवलप होता है, तो कई बार जो है ये एलर्जीज को रिस्पॉन्स जो है वो सबड्यू हो जाते हैं उसमें। तो फिर कई बार ये चीजें आगे चल करके ठीक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं।
लेकिन एक बार अगर एस्थमा की टेंडेंसी है तो आमतौर पे रहती है। लेकिन हाँ, किसी को ह्यूमिड एयर से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उमस से, तो अगर वो बॉम्बे से तो जो है सूखे प्रदेश में आ जाएगा तो उसको आराम आ जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं होता है हर समय, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हर कोई ये करे, लेकिन हाँ कभी कभार ये भी करना पड़ता है अगर बीमारी ज्यादा दुखदायी होती है तो। और रुख कर लेते हैं बड़ौत का, जहां से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। महेश जी, और मैं जानना चाहता हूँ जी, दमे के जो मरीज हैं वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तम्बाकू का नशा करते हैं, क्या उनके लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा ये? और जो है उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखें? जी बिल्कुल डॉक्टर अनुपम, सवाल तो ये काफी महत्वपूर्ण है और आज के दिन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए महेश जी, जो नशा करता है उसको कोई बीमारी हो ना हो उसके लिए दुखदाई तो है ही, और उसके लिए ही नहीं, उसके परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत दुखदाई होती है ये चीज, क्योंकि नशा करने वाला अपने के ऊपर भी काबू नहीं कर पाता, अपने घर में भी परेशानी पैदा करता है और आम जनता के लिए भी बहुत परेशानी पैदा करता है। तो वो बात ठीक नहीं है। हाँ, जो फेफड़े के मरीज हैं उनको दिक्कत होती है। कई बार आप जब नशे में होते हैं तो आप अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं कर पाते हैं, बीमारी के लक्षण हो रहे होते हैं, तो आप, जैसे मैंने कहा, रिलीवर मेडिकेशन होती है बचाव के लिए मेडिकेशन, तो वो आप ले नहीं पाते हैं, जिस समय डोज बढ़ानी है वो नहीं ले पाते हैं। और कई तरह का नशा जो है वो फेफड़े को दिक्कत भी देता है, तो उन लोगों को फिर एस्थमा की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जो लोग नशा ज्यादा करते हैं उनका शरीर कई बार क्षीण भी ज्यादा हो जाता है, उनको टीबी जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, जिस केस में फिर एस्थमा की दिक्कत जो है ज्यादा परेशान करेगी। तो फिर से मैं कहूंगा, नशा किसी भी हालत में, चाहे तंबाकू का हो, चाहे पान का हो, या किसी भी चीज का हो, शराब मदिरा का हो या और नशीले पदार्थों का हो, वो हानिकारक सभी के लिए है। हम सबको कोशिश करना चाहिए, आसपास कोई भी है तो छोटे से छोटा नशा, चाहे पान 2 बार भी खाता है दिन में, तो उसको भी कोशिश करें कि भाई बंद कर। जी बिल्कुल। और दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी धर्मवीर जी बहुत बहुत मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात ये पूछनी है, जैसे कि 20-25 बार लगातार कंटिन्यू अगर किसी को छींके आती रहे तो ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि अगर वो धूल में भी नहीं जाता है, अपने रूम में ही बैठा है, बाहर से भी धूल आती है, ऐसा कुछ नहीं है, सुबह हो रात हो कभी भी ऐसी लगातार कंटिन्यू ये छींके आती हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? और एक सब्जेक्ट से अलग एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, उत्तर देंगे तो बहुत अच्छा। जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो उसके यहाँ बारूद वहाँ बरस रहा है, तो यहाँ हमारे देश में इतनी गर्मी पैदा हो रही है, क्या उसका वही रीजन है क्या? जी डॉक्टर अनुपम। हाँ, तो पहला सवाल इनका था जी, पहला सवाल इन्होंने पूछा कि इतनी ज्यादा गर्मी है, तो और दूसरा इन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर किसी व्यक्ति को 20 से 25 बार लगातार खांसी आती है तो क्या ये अस्थमा के लक्षण है? हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सिद्धार्थ जी। ऐसी चीज ये कह रहे हैं बिल्कुल सामान्य होती है और कई लोगों को होती है, और वो ढूंढते रहते हैं किस चीज से। तो मैं ये कहूंगा, जो मैं बात बता रहा हूँ वो जो हम एलर्जीज की बात कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो कई चीजें होती है जो हमें ना परोक्ष रूप से नहीं दिखती है, अदृश्य टाइप्स होती है, वातावरण में है तो नहीं दिखेंगी। हाँ, अब आप घर पे अगर बैठे हैं, आपका सोफा सेट है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस पे धूल आती नहीं है, हमें दिखती नहीं है, हम रोज साफ करते हैं, लेकिन उसके अंदर कण कण में तो धूल जम ही जाती है ना। तो अगर किसी को धूल की एलर्जी है तो उसको उससे होगी, और वो 20-25 बार जरूर छींकेगा। ऐसे लोग जिनको छींक आती है 20-25 बार, उनको ना एक ही समय हर रोज आएगी और वो फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। कई बार रोज सवेरे आती है जब मौसम हल्का सा ठंडा होता है, जैसे जैसे गर्मी हो जाती है तो फिर उनको ये चीज ठीक हो जाती है। जब भी ठंड ज्यादा पड़ेगी तो फिर उस समय दिन भर भी आ सकती है। तो कई चीजें हैं जो एलर्जी होती हैं, हम लोग कई बार पता नहीं कर पाते हैं या वो परोक्ष रूप से हमारे सामने नहीं होती हैं, तो इसलिए ये हो सकता है, ये संभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन छींक तक आए तो तब तक तो फिर भी ठीक है। अगर फेफड़े में दिक्कत हो जाती है कि सांस फूले या साए साए की आवाज हो, छाती भारी लगने लगे, कसापन लगे,
तो फिर हमें उसका इलाज कराना जरूरी है, तब एस्मा की ओर जरूर ध्यान दें। जो बारूद की बात कर रहे हैं, तो लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती, मनुष्य का भी नुकसान है, वातावरण का भी नुकसान है। उस लड़ाई से यहाँ तक गर्मी एकदम से पहुंचना तो थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन जो एक बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि कहीं भी बारूद फटेगा या कहीं भी हम अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करेंगे वातावरण की ओर जी, तो जो एनवायरनमेंट को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम जो है पेड़ों को काट रहे हैं, जितना ज्यादा हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जितना हम पानी को नहीं बचा पा रहे हैं, ये सब चीजें पूरे विश्व भर में, क्योंकि धरती तो एक ही है हमारी, ये फर्क पड़ता है। चाहे वो जमीन से हवा से चल करके आए, चाहे समुद्र से चल करके आए, ये सब दिक्कतें होती हैं और ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को। तो वातावरण ज्यादा गर्म हो रहा है, इसीलिए गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, ग्लेशियर्स भी सब मेल्ट हो रहे हैं, पानी की हमारी सतह जो है, पानी अंडर वाटर जो है, ग्राउंड वाटर, वो भी कम हो रहा है। तो ये सब दिक्कतें हमारे लिए बहुत ज्यादा दुखदायी हैं और जहां तक हो हमें इसको नहीं इसमें भाग लेना चाहिए, प्रमोट नहीं और करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। और डॉक्टर अनुपम, रुक कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का, असम चलते हैं और बात करते हैं अमिया जी से, जो अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। अमिया जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते। मेरा सवाल है कि जन्डिस बीमार का क्या कारण है होने का क्या कारण है और इसका क्या इलाज है, ये मेरा सवाल है। गर्मी का पूछा है आपने? गर्मी का ही लग रहा है जी। थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन इसके बारे में डॉक्टर अनुपम, जो हीट वेव्स चल रही हैं, इसके बारे में एडवाइजरी भी जारी की गई है और स्वास्थ्य सचिव ने, जो राज्यों के सचिव हैं, उनको इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है कि किस तरीके से क्या एडवाइजरी होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, गर्मी का इस समय प्रकोप बहुत है और मई में अभी शुरुआत हुई है और गर्मी काफी दिनों से चल रही है और हीट वेव चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में है। जैसा कि ये तो आसाम से है, वहां भी इतनी गर्मी है, पर यहाँ नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ में भी, भुवनेश्वर, केरल वगैरह में बहुत गर्म है इस समय, जैसा कि मुझे पता चला है। तो उसमें हमें बचाव करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो है पानी पिएं, जब बाहर जाएं तो छाता लगा करके जाएं, डायरेक्ट जो है सूर्य की रोशनी आपको नहीं पड़े, और पानी की बोतल साथ लेकर के जाएं। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, गर्मियों में पानी ज्यादा बढ़ाएं और जहां तक अवॉइड कर सके धूप में ना जाए। अगर जाना पड़े तो जो है छाती या ढक करके जाएं सर को, ये बहुत जरूरी है। जहां तक अपने काम हो वो सुबह शाम करें, दोपहर में 12 से 3 या 11 से 4 के बीच में अवॉइड करें कि बाहर निकलना, आप जहां तक नहीं निकले वहां तक बेहतर है। बच्चों को भी खेलने के लिए शाम को जब थोड़ी छांव हो जाए तब भेजें और वहां खेलें जहां थोड़ी छांव है, जहां धूप है बिल्कुल वहां पे ना खेलें तो बेहतर है। ये बहुत जरूरी है। और कभी भी आपको क्रैम्प्स हो तो नींबू पानी है, उसमें नमक का डालना, नींबू डाल करके पानी पिएं, उसका सेवन करें। तो पानी जरूर पीते रहें दिन भर, ये बहुत जरूरी है। आजकल फल भी बहुत रसीले आते हैं, खरबूज तरबूजा है, इन सब को भी ले सकते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जी। और अगर ऐसा आपको किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उनको इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का सेवन करना है? बिल्कुल, जिसको दिक्कत है उसमें तापमान ठंडा करने के लिए चाहे पानी रखें, और अगर आपको गफलत होती है, जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं, या बेहोशी सी आती है, तो फौरन अस्पताल जाएं और दिखाएं। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अनुपम ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।